नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी। आज इस बुलेटिन में बात होगी संसद में विपक्ष द्वारा सरकार के घेराव की, देश में लागू हुए 3 नए कानूनों पर उठे सवालों की। देखेंगे केजरीवाल ने क्यों खटखटाया दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा, राहुल के खिलाफ याचिका लगाने वाले बीजेपी नेता को क्यों लगी कोर्ट से फटकार, जानेंगे महाराष्ट्र में छिड़े सियासी घमासान को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बी.आर. गवई ने हाई कोर्ट के जजों पर की सख्त टिप्पणी। प्रमोशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में प्रचार करें बंद, समय से निपटाएं केस। संसद में पहले ही संबोधन में बीजेपी पर बरसी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, बोली मेरी आवाज दबाई तो जनता ने बैठा दिए 63 सांसद। पुणे पोर्ट्स केस में मुंबई पुलिस करेगी सुप्रीम कोर्ट का रुख, मुंबई हाई कोर्ट के फैसले को देगी चुनौती। हाई कोर्ट ने आरोपी को रिहा करने के दिए हैं आदेश। और शेयर बाजार में आई तेजी, 443 अंकों के उछाल के बाद 79,476 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 131 अंकों के उछाल के साथ 24,141 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। सोमवार का संसद सत्र काफी उग्र नजर आया। विपक्ष ने सत्ता पक्ष को बैकफुट पर रखा। नीट से लेकर किसानों के मुद्दे तक एनडीए सरकार चौतरफा घिरती नजर आई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का ये पहला भाषण था और पहली ही बार में राहुल बीजेपी पर खासे हमलावर दिखे। हालांकि राहुल के भाषण को भी रोकने की सत्ता पक्ष की तरफ से पुरजोर कोशिश की गई, लेकिन नेता प्रतिपक्ष ने उनकी बोलती बंद कर दी। वहीं राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी समेत एनडीए सरकार को घेरा। तो कैसे संसद में सरकार की बोलती हुई बंद, देखिए ये रिपोर्ट। संसद सत्र के छठे दिन एनडीए सरकार पर विपक्ष काफी हमलावर नजर आया। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही नेता विपक्ष राहुल गांधी ने नीट का मुद्दा उठाया, लेकिन एक बार फिर स्पीकर ने ये मांग ठुकरा दी, जिसके बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। लोकसभा में विपक्ष को अपना मुद्दा रखने की भले ही इजाजत नहीं मिली, लेकिन राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तथ्यों समेत अनेक मुद्दों पर एनडीए सरकार पर हमला बोला। खड़गे ने नीट का मुद्दा उठाते हुए कहा कि वैसे तो आप लोग कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन आप पेपर लीक तक नहीं रोक पाए। खड़गे ने मामले में सुप्रीम कोर्ट में जांच की मांग की। बीजेपी पर हमला बोलते हुए नेता विपक्ष ने सवाल किया कि बीजेपी सांसदों और विधायकों को तोड़ने फोड़ने में जुटी रहती है, ये संविधान का अपमान नहीं है तो और क्या है। खड़गे ने बीजेपी को नारेबाजी न करके कुछ काम करने की नसीहत दी। तो लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अग्निपथ योजना से लेकर राज्यों का दर्जा खत्म करने को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार जनता से स्टेट छीने गए हैं। मणिपुर को आपकी योजनाओं, आपकी राजनीति ने जला दिया है। आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए। ऐसा लगता है कि मणिपुर हिंदुस्तान का हिस्सा ही नहीं है। वहीं किसानों को मोदी सरकार द्वारा देशद्रोही कहे जाने को लेकर राहुल ने मोदी सरकार पर हमला बोला। राहुल ने एमएसपी का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि आपने किसानों में डर डाला, सेना में डर डाला, महिलाओं में डर डाला, हर व्यक्ति को आपने डर का पैकेज दिया है। संसद में विपक्ष ने मोदी सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। तो वहीं आज से देश में लागू हुए 3 आपराधिक कानूनों को लेकर भी मोदी सरकार सवालों में है। विपक्ष की आपत्ति के बावजूद सोमवार से देश भर में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए और अब इस मामले में एफआईआर भी दर्ज होना शुरू हो चुकी है। तो विपक्ष की क्या है आपत्तियां, देखिए ये रिपोर्ट। 3 नए आपराधिक कानूनों को लेकर चर्चाएं तेज हैं। हालांकि सोमवार से ये कानून देश में लागू हो चुके हैं, लेकिन विपक्ष अभी भी इसका विरोध कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि ये कानून बिना पूरी बहस के पारित किए गए हैं। इन पर चर्चा जरूरी है। दरअसल देश की कानून व्यवस्था में बड़ा बदलाव लाने वाले ये तीनों कानून जब संसद में पारित किए गए थे, तब संसद से विपक्ष के 146 सांसद निलंबित थे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि इन कानूनों से अब दंड की जगह न्याय मिलेगा, मामलों में देरी की जगह स्पीडी ट्रायल होगा। शाह ने कहा कि आजादी के 77 साल बाद क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अब पूरी तरह से स्वदेशी हो गया है। बता दें कि इन कानूनों के लागू होने के साथ ही देश में सबसे पहला केस ग्वालियर में दर्ज हुआ। अमित शाह ने बताया कि ये एफआईआर मोटरसाइकिल चोरी की थी।
वहीं दिल्ली के कमला मार्केट थाने में भी एक एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने नए कानून बीएनएस की धारा 285 के तहत एक रेहड़ी लगाने वाले पर एफआईआर दर्ज की है, जहां सरकार इन कानूनों को अपनी उपलब्धि के तौर पर पेश कर रही है। वहीं विपक्ष इनका विरोध कर रहा है। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने एक्स पर एक ट्वीट कर लिखा कि 90 से 99% तथाकथित नए कानून कट, कॉपी और पेस्ट का काम है। कुछ बदलाव सीधे तौर पर असंवैधानिक है। जो सांसद स्थायी समिति के सदस्य थे, उन्होंने प्रावधानों पर विचार किया और तीनों विधेयकों पर विस्तृत असहमति नोट लिखे। सरकार ने असहमति नोट में किसी भी आलोचना का खंडन या उत्तर नहीं दिया। संसद में कोई सार्थक बहस नहीं हुई। कानून के जानकारों, बार एसोसिएशनों, न्यायाधीशों और वकीलों ने कई लेखों और सेमिनारों में 3 नए कानूनों में गंभीर कमियों की ओर इशारा किया है। सरकार ने किसी भी सवालों का जवाब देने की परवाह नहीं की। जहां 3 नए आपराधिक कानून लागू होने का विरोध हो रहा है, तो वहीं विरोध केजरीवाल की गिरफ्तारी पर भी हो रहा है। दिल्ली शराब नीति मामले में सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी समेत पूरे विपक्ष ने संसद में प्रदर्शन किया। तो वहीं अब दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और हाईकोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है उस याचिका को। दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीबीआई की गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दिल्ली के कथित शराब घोटाले के मामले में मुख्यमंत्री केजरीवाल को पिछले दिनों ही सीबीआई ने गिरफ्तार किया। जैसे ही राउज एवेन्यू कोर्ट से उन्हें जमानत मिली, वैसे ही सीबीआई ने हाईकोर्ट में केजरीवाल की रिमांड की मांग कर दी। 29 जून को सीबीआई की 3 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद उन्हें 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जिसे सीएम केजरीवाल ने अब हाईकोर्ट में चुनौती दी है। बता दें कि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केजरीवाल के वकील से कहा था कि हमारे पास न्यायिक हिरासत में भेजने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। आप चाहें तो 2-3 दिन बाद जमानत के लिए याचिका दाखिल कर सकते हैं। ऐसे में केजरीवाल ने निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। केजरीवाल ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए हाईकोर्ट में सीबीआई की गिरफ्तारी को अवैध बताया है। वहीं कोर्ट के उस आदेश को भी चुनौती दी गई है, जिसमें सीबीआई को 3 दिनों की कस्टडी सौंपे जाने के दौरान कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को लीगल बताया था। तो वहीं सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ संसद परिसर में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने भी प्रदर्शन किया। इस दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी मौजूद रहे। संजय सिंह ने सीएम की गिरफ्तारी को गलत बताया है। जहां केजरीवाल ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तो वहीं राहुल के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले बीजेपी नेता को हाईकोर्ट के जज ने जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने राहुल के खिलाफ पेश किए गए सबूतों को निराधार बताते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। सोमवार को लखनऊ हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की। याचिका में राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने की मांग की गई थी। ये याचिका कर्नाटक के एक भाजपा कार्यकर्ता विघ्नेश शिशिर की ओर से 21 जून को दाखिल की गई थी। इसमें कहा गया था कि राहुल गांधी भारत के नागरिक नहीं है, वे ब्रिटिश नागरिक हैं। इसीलिए संविधान के अनुच्छेद 84A के प्रावधानों के तहत वो सांसद बनने योग्य नहीं है। मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जोरदार फटकार लगाई। कोर्ट ने पहले याचिकाकर्ता की पहचान पूछी और जवाब में बीजेपी कार्यकर्ता सुनने के बाद जजों की बेंच ने कहा कि आपने याचिका में भाजपा कार्यकर्ता होने का जिक्र क्यों नहीं किया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की शिकायत का आधार पूछा, जिस पर विघ्नेश शिशिर ने कहा कि कुछ दस्तावेज बताते हैं कि वे ब्रिटिश नागरिक हैं। दस्तावेज के आधार पर कहा गया कि वे ब्रिटिश नागरिक हैं। कोर्ट ने सवाल किया कि आपको ये दस्तावेज कहां से मिले हैं, जिस पर विघ्नेश ने बताया कि नेट से डाउनलोड किया। कोर्ट ने बीजेपी कार्यकर्ता को चेतावनी देते हुए कहा कि कोर्ट को फॉर ग्रांट मत लीजिए, हम आपके साथ धैर्य बरत रहे हैं, लेकिन इसे फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। पीआई कर दिया, जबकि नागरिकता का इश्यू 2 बार डिसमिस हो चुका है। बता दें कि इससे पहले बीजेपी नेता की तरफ से दर्ज मानहानि केस में सूरत की निचली कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके चलते उनकी लोकसभा की सदस्यता तक चली गई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी थी। बहरहाल लखनऊ हाई कोर्ट ने मामले में सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से जहां राहुल के लिए राहत भरी खबर सामने आई है, तो वहीं महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले जहां एनडीए में फूट की खबरें सामने आ रही हैं, बीजेपी की सहयोगी दल अजीत गुट में भी खटपट शुरू हो गई है, जिसके बाद महाराष्ट्र में सियासी समीकरण अब बदलने वाले हैं। तो दूसरी तरफ चुनावों को लेकर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया है। महाराष्ट्र के सियासत में हलचल तेज हो गई है। एक तरफ जहां नतीजों के बाद से ही एनडीए बिखरता दिखाई दे रहा है, तो वहीं अब एनडीए के सहयोगी अजीत गुट से भी टूट की खबरें सामने आ रही हैं।
बताया जा रहा है कि अजीत की अगुवाई वाली एनसीपी के पिपरी चिंचवड़ इकाई के प्रमुख अजीत गव्हाणे ने शरद पवार गुट की एनसीपी के साथ जाने की तैयारी कर ली है। चुनाव में बहुत कम समय बचे होने के चलते गव्हाणे जल्द ही एनसीपी छोड़ देंगे। दिलचस्प बात यह है कि गव्हाणे ने भोसारी सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है, तो वहीं बीजेपी ने भोसारी सीट एनसीपी को देने से इनकार कर दिया है। उम्मीद है कि गव्हाणे के साथ साथ 15 से ज्यादा पूर्व पार्षद भी एनसीपी एसपी का हिस्सा बन सकते हैं। खबरों के मुताबिक गव्हाणे और पूर्व पार्षदों का एक समूह शनिवार को शरद पवार के पुणे स्थित आवास पर मिलने पहुंचा था। हालांकि उन्होंने इस बात को नकार दिया है। तो वहीं महायुति गठबंधन की दूसरी वर्षगांठ पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने बड़ा हमला बोलते हुए सरकार गिरने की बात कही है। संजय राउत ने निशाना साधते हुए कहा कि मैंने आज विज्ञापन देखा और विज्ञापन से पता चला कि चोरों और बदमाशों की सरकार ने महाराष्ट्र में 2 साल पूरे कर लिए हैं। ये 2 साल धोखाधड़ी के हैं। महाराष्ट्र की सत्ता में बैठी धोखेबाज सरकार के पास जीने के लिए 2 या 3 महीने हैं। लोकसभा चुनाव में जनता ने इस सरकार को नकारा और विधानसभा चुनाव में इस सरकार को हार का सामना करना पड़ेगा। महाराष्ट्र में एनडीए मुश्किल में दिख रहा है तो बीजेपी के सहयोगी दल उसकी परेशानी को और भी ज्यादा बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। बिहार की सत्ताधारी जेडीयू की तरफ से विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज की मांग की गई है। इसके बाद अब टीडीपी ने भी बड़ी मांग कर दी है, जिससे मोदी सरकार परेशानी में नजर आ रही है। पिछले दिनों जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस दौरान बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठाई गई थी। वहीं अब आंध्र प्रदेश को भी विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठने लगी है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री और टीडीपी सांसद राम मोहन राय नायडू किंजरापू ने इस पर बड़ा बयान दिया है। किंजरापू ने कहा कि तेलुगु देशम पार्टी इस मांग को पूरा करने के लिए कोई रास्ता निकालेगी। उन्होंने कहा कि राज्य के फलने फूलने के लिए कुछ अन्य मुद्दे भी जरूरी हैं। अगर आप एक चीज पर जोर देंगे तो दूसरी चीजें छोटी लगने लगेंगी। मेरे लिए रेलवे जोन ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं उत्तरी आंध्र से आता हूं। उन्होंने आगे कहा कि आंध्र प्रदेश की कोई राजधानी नहीं है, हम इसके लिए अमरावती की मांग कर रहे हैं। ये जरूरी है और मुझे इस पर जोर भी देना है। हमारा ध्यान पोलावरम पर भी है, जो एक राष्ट्रीय परियोजना है। पिछले 5 साल में इसमें कोई प्रगति नहीं हुई है, लेकिन जब आप एक मुद्दा उठाते हैं तो ये काफी हद तक राजनीतिक हो जाता है। अब देखा जाए तो केंद्र में जेडीयू और टीडीपी के सहारे सरकार चल रही है। ऐसे में बिहार और आंध्र को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग तेज होने लगी है और अब देखना होगा कि नरेंद्र मोदी अपने सहयोगी दलों की इस मांग को पूरा करते हैं या नहीं, क्योंकि अगर ये मांग पूरी नहीं होती है तो काफी हद तक संभावना है कि दोनों ही पार्टियां अपना समर्थन वापस लेकर केंद्र की सरकार को गिराने का दमखम रखती हैं। नरेंद्र मोदी मुश्किल में दिख रहे हैं, सहयोगियों के दबाव में हैं, तो दूसरी तरफ नीट मामले ने भी बीजेपी की परेशानी को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। एनडीए की तरफ से 1563 छात्र जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, उनका री एग्जाम हुआ, जिसके परिणाम सामने आए और परिणामों में जो 6 टॉपर शामिल हुए थे उनकी रैंक घट गई है। नीट परीक्षा में हुई धांधली के मुद्दे पर विपक्ष और छात्रों के प्रदर्शन के बाद एक बार फिर एनटीए ने नीट यूजी री एग्जाम करवाया था, जिसका रिजल्ट सोमवार को घोषित कर दिया गया। इस रिजल्ट के मुताबिक अब टॉपर्स की गिनती 67 से घटकर 61 हो गई है। बता दें कि नीट यूजी री एग्जाम उन 1563 कैंडिडेट्स के लिए हुआ था जिन्हें रिजल्ट में ग्रेस मार्क्स मिले थे। इनमें से सिर्फ 813 ही री एग्जाम में शामिल हुए थे। 720 में से 720 अंक पाने वाले 6 में से 5 स्टूडेंट्स री एग्जाम में शामिल हुए थे। इनमें से किसी ने भी री एग्जाम में टॉप नहीं किया, जबकि छठे कैंडिडेट्स को भी ग्रेस मार्क्स हटाकर बने नंबरों की मार्कशीट दी जाएगी। ऐसे में अब टॉपर्स की गिनती 6 कम हो गई है। बता दें कि 23 जून को आयोजित नीट यूजी री एग्जाम में 750 कैंडिडेट शामिल नहीं हुए। कुल 1563 में से 813 कैंडिडेट्स ही एग्जाम में शामिल हुए थे, जिसमें चंडीगढ़ में 2 कैंडिडेट्स के लिए एग्जाम सेंटर बनाया गया था। उनमें से कोई भी परीक्षा देने नहीं पहुंचा। छत्तीसगढ़ से कुल 602 में से 291 कैंडिडेट्स, गुजरात से 1 कैंडिडेट, हरियाणा से 494 में से 287 कैंडिडेट्स और मेघालय के तुरा से 234 कैंडिडेट्स एग्जाम में शामिल हुए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नीट यूजी दोबारा परीक्षा 23 जून को आयोजित की गई थी और अब नीट यूजी का रिजल्ट जारी होने के बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया 6 जुलाई से शुरू होगी। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर।
यूपी में अब डबल इंजन की जगह सिंगल इंजन की पुष्टि हो गई है। वहां सीएम योगी ने अपनी मर्जी का मुख्य सचिव कुर्सी पर बैठा दिया है। मामला अब मुकाबले का है। देखना यह है कि योगी और मोदी में से कौन किसका माइक यानी कि बोलती बंद करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।